मई 2019 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी पारी की बेहद तेज शुरुआत की। 31 जुलाई 2019 तीन तलाक बिल संसद के दोनों सदनों में पास। ये एक बदलते भारत की शुरुआत है और मैं अभिनंदन करूंगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसमें इतना लीड लिया। 5 अगस्त 2019 संसद में हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बेअसर। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? 9 नवंबर 2019 दशकों से लटके राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला, जो सुनाया भले ही सुप्रीम कोर्ट ने हो, लेकिन उसकी मैसेजिंग बीजेपी मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा करने के तौर पर की गई। इस अवसर पर शांति व्यवस्था बनाकर रखें और इस फैसले को किसी की हार अथवा जीत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। नई सरकार बनने के महज 5 महीने के भीतर हुए इन अलग अलग फैसलों में एक चीज कॉमन है जो इन्हें एक धागे में बांधती है। वो धागा है मुस्लिम समुदाय को लेकर एक खास हिंदूवादी सोच का। कथा जोर गर्म है कि मोदी 2.0 का पहला साल बीतते बीतते मुस्लिम विरोध का यह धागा बेहद मजबूत हो चुका है। इतना मजबूत कि सियासी आसमान में लहराती बीजेपी की पतंग से फिलहाल कोई पॉलिटिकल पार्टी पेंच लड़ाती नहीं दिखती। कथा जोर गर्म है कि मोदी सरकार की दूसरी पारी के पहले साल में देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ माहौल काफी गर्म हुआ है, जिसकी एक झलक दिल्ली चुनाव की कैंपेन में देश के गद्दारों को तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने, मियाँ के दुकान पे एकदम जाना मत, उस पे कोरोना है, लेके आएगा तुमको अपना इलाका से निकाल देंगे, वो बंगाली को बोल देगा। अच्छा। ये जब से दिल्ली से जो दिल्ली में हुआ है तबलीगी जमात वाले से, तब से ये सारा मुसलमान को कोरोना कह रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ फेक न्यूज के जाल और यहां तक कि निशाने पर आई फैज अहमद फैज की नज्म तक में देखी जा सकती है। 2019 का चुनाव खुले तौर पर हिंदू मुसलमान के सवाल पर लड़ा गया और एक तरह से ये पैगाम दिया गया कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा नहीं आती तो हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे, अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आती तो ये मुसलमान जो है वो हावी हो जाएंगे, छा जाएंगे। सीधा सवाल उठाया गया कि आप कांग्रेस को वोट, पाकिस्तान को वोट होगा, मुसलमान को वोट होगा। बल्कि अमित शाह जी को जिस दिन होम मिनिस्टर बनाया गया तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि आगे जो है क्या प्रायोरिटी क्या होगी सरकार की। नई सरकार के नए गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दिन से जबरदस्त फॉर्म में दिखे। लोग यहां तक सोचने लगे कि अगर बीजेपी ने अपने सारे पुराने मुद्दे पहले ही साल में पूरे कर दिए तो फिर आगे के लिए बचेगा क्या। 3 तलाक बिल पर फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बेअसर करना उनमें काफी अहम था। यह जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर उसे बाकी देश के साथ मिलाने के नाम पर हुआ, लेकिन लागू करने के हालात ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। ये जिस तरीके से हमने इंप्लीमेंट किया उसमें ये सेंटर की स्पेशल पावर थी, ये कश्मीरियों की स्पेशल पावर नहीं थी और हमने अपनी पावर कम कर ली। हमारी जो एक ग्लोबल छवि थी वो छवि में क्वेश्चन मार्क लग गए, हमारे डेमोक्रेटिक होने में, हमारे फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स को कमिटमेंट पे प्रश्न चिन्ह लग गए। और आज 10 महीने बाद वहां टोटल लॉकडाउन, हम 2G से 4G इंटरनेट नहीं दे पा रहे। 370 की समाप्ति से कश्मीर में आज़ादी का और फंडामेंटल राइट्स का जो एक माहौल आना चाहिए था, आप सोचिए वहां तो मौलिक अधिकार जितने पहले थे अब उतने भी नहीं हैं। दिसंबर 2019 में देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। कागज नहीं दिखाएंगे के नारों में तमाम धर्मों और तमाम वर्गों की आवाजें शामिल थीं। सोशल मीडिया और कई मौकों पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इन प्रदर्शनों को मुस्लिम समुदाय की साजिश साबित करने की पूरी कोशिश की। कई जानकार मानते हैं कि निपट चुके पुराने मामलों के बाद CAA का मुद्दा बीजेपी की लंबी सियासी रणनीति का हिस्सा है। तो नागरिकता का मुद्दा
मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम परिप्रेक्ष्य में लाकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स की शुरुआत की गई है और जो पहले से 4 आयाम मुस्लिम विरोधी रणनीति के बने हुए थे उसके साथ इसको आत्मसात करा दिया गया। यानी अब ऐसा लगता है कि सीएए दरअसल एक तयशुदा कानून है, उसका फायदा हिंदुओं को होगा और मुसलमान उसके विरोधी होंगे। तो ये जो बाइनरी हम क्रिएट कर देते हैं हिंदू मुस्लिम की, उस बाइनरी का सीधा फायदा भाजपा अगले कुछ वर्षों में लेना चाहती है और यही इस मोदी 2.0 की मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण परिघटना है। विरोध का एपिसेंटर बना दिल्ली का शाहीन बाग, जो खासतौर पर दक्षिण पंथियों के निशाने पर रहा। अब जरा बीजेपी आईटी सेल के जाने माने मुखिया अमित मालविया की 15 जनवरी 2020 के इस वीडियो ट्वीट को देखिए। शाहीन बाग के पर्दाफाश का दावा करने वाले इस वीडियो में बताया जा रहा है कि शाहीन बाग की महिलाएं प्रदर्शन नहीं कर रही बल्कि ड्यूटी कर रही हैं, और वो भी 500 रुपए और बिरयानी के बदले। वो लेडीज जो बैठी है 500 रुपए ले रही है, लेडीज जो बैठी है वहाँ पे खाली कुंज में पैसे बट रहे हैं उनके पैसे 500 रुपए ले रही है लेडीज, 500 700 बिरयानी खा रहे हैं वहीं पे, बस खाना चल रहा है, चाय बिरयानी सब यही से ज्यादा पैसा जा रहा है उनको। घर पे जाओ खाना वाना बना करके आ जाओ, जो घर पे ना सो यहाँ बैठो 500 रुपए ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार की इस क्लिप को भला कौन भूल सकता है। देश के गद्दारों को अब इस बात पर हैरानी मत कीजिए कि आखिर पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इसे समझना इतना आसान नहीं है, इसके कई आयाम हैं। दूसरा आयाम मुस्लिम विरोधी घटनाओं के सामान्यकरण या नॉर्मलाइजेशन का है। कहीं भी कभी भी मुसलमान को प्रताड़ित करना अब एक आम सी बात लगने लगी है। तीसरा आयाम खुले तौर पर हिंदू हित की रक्षा के विमर्श को स्थापित करना, ये बताया जाना कि दरअसल हिंदू हित हमेशा मुस्लिम विरोध से जुड़ा हुआ, यानी हिंदू और मुसलमान कभी साथ रह नहीं सकते। अनुराग ठाकुर से लेकर अमित शाह तक सभी हिंदू हित के बहाने मुस्लिम विरोध की राजनीतिक रणनीति करते नजर आते हैं। हालांकि इस कैंपेन के बावजूद दिल्ली चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाव के फौरन बाद 24 फरवरी 2020 को देश की राजधानी दिल्ली हिंदू मुस्लिम दंगों की आग से धधक उठी। दिन दहाड़े हत्याएं, घरों दुकानों में आग, सरेआम लूटपाट और इन सब के बीच बेबस प्रशासन और पुलिस। इसके बाद शुरू हुआ कोरोना वायरस का लॉकडाउन और उसके बीच गिरफ्तारियों का सिलसिला। ये गिरफ्तारियां नागरिकता कानून के खिलाफ मुखर रहे सफूरा जरगर, मीरन हैदर, शर्जील इमाम जैसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट और कश्मीर के पत्रकार मसरत जहरा और पीरजादा आशिक जैसे लोगों की थीं। और सबसे खास बात यह कि उन पर आरोप आतंकवाद विरोधी कानून यानी UAPA के तहत लगाए गए। अब लॉकडाउन के दौरान यूपा का इस्तेमाल, वो लॉ जो अपने आप में एक टेरराइजिंग लॉ है, इट इज द लॉ दैट टेरराइजेस। क्या जरूरत है कि सरकार को यह पावर दी जाए कि वो किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित कर दे बिना किसी कोर्ट के जजमेंट के। मैं ये समझता हूं इस तरह के ब्लैक लॉज जो हैं वो सरकार की और प्रधानमंत्री जी की जो इतनी अच्छी छवि है उस छवि को धूमिल करते हैं। और ये जो नीचे लोग लेवल के लोग जो हैं एक रिप्राइजल का माहौल बनाए हुए हैं, लोगों को अरेस्ट करके स्टूडेंट्स को और उनके ऊपर इस लॉ को लगा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान इससे प्रधानमंत्री की छवि को पहुंच रहा है। 23 अप्रैल 2020 को देश के 101 पूर्व नौकरशाहों ने तमाम मुख्यमंत्रियों को खुला खत लिखा, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ रवैये पर सवाल उठाए गए थे। चिट्ठी लिखने वालों में पूर्व कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर, पूर्व IPS अफसर AS दुल्लत और जूलियो रिबेरो, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त SY कुरैशी जैसे लोग शामिल थे। 30 अप्रैल 2020 को सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह की FIR दर्ज की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि खास वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। ये इनका असल जो उनका जो मुद्दा था और जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं वो था कि जफरुल इस्लाम को एक और टर्म नहीं मिले। अब जब इन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी पैदा की है तो जफरुल इस्लाम खान को कोई भी नया टर्म नहीं मिलने वाला है।
अब अगर आप सोच रहे हैं कि घायल अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और घटते रोजगार के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, या फिर पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों के अहम विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी के प्रचार में मुस्लिम विरोध की मुनादी कम क्यों नहीं होती, तो इसे ऐसे देखिए। देश की जो मेजॉरिटी है उसको ये मैसेज दिया गया कि देखो, हम विकास न कर पाए हो, हम अर्थव्यवस्था को ठीक न कर पाए हो, हम तुम्हारा जीवन न बदल पाए हो, लेकिन हम तुमको एक सुरक्षा देने में कामयाब हैं, क्योंकि तुम्हें खतरा जो है वो बाहर से ज्यादा अंदर से है। तो जब पाकिस्तान की बात की जाती है तो मकसद पाकिस्तान नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो बैठे हुए बकौल इनके छोटे छोटे पाकिस्तान है उसकी बात की जाती है। तो अब आप समझे कि आखिर मोदी 2.0 का पहला साल क्यों मुस्लिम विरोध का ग्रीन जोन बना और कम्युनल हार्मनी सियासी लॉकडाउन में चली गई। दरअसल बात भले ही बीजेपी के एक बड़बोले नेता ने कही हो, लेकिन पार्टी का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता दिल की गहराई से शायद यही मानता है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा।